Welcome back to our YouTube channel Sekwati Education। जैसा आपको पता है 12th के लिए इंग्लिश कंपलसरी की क्लासें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। उसके लिए 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा 10th के लिए साइंस और मैथ की क्लास के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th के इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन। ये जो अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे ये ना केवल 10th के लिए, 8th के लिए, 9th, 10th और 11th सभी के सिलेबस में कॉमन टॉपिक है। पहले बात करते हैं कि 10th के इंग्लिश कंपलसरी के ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने मार्क्स के हैं। तो 10th के इंग्लिश कंपलसरी के लिए ग्रामर में 5 टॉपिक टेंस है जो 4 मार्क्स का, ग्रामर टोटल है 15 मार्क्स। टेंस 4 का, उसके बाद वॉइस 2 मार्क्स, नरेशन 4 मार्क्स, क्लोजेज 3 मार्क्स, मॉडल्स 2 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। ये आपके 10th के सिलेबस में 10th के एग्जाम में इन 5 टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 15 मार्क्स का वेटेज रहता है। अब मैं बात करूं 8th के लिए, इन टॉपिक में से कौन कौन सा 8th में शामिल है। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्लोज है और मॉडल्स। मतलब 5 के 5 है। 9th में 5 के 5 है। 10th में अपन पढ़ ही रहे हैं और 11th में भी 5 के 5 है। 11th की ग्रामर एक बड़े रूप में है। 11th में इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इन 5 टॉपिक की बात करें तो ये 8th में भी काम आएंगे, 9th में भी और 10th में भी, 11th में भी। इन 5 में से एक एक को लेंगे अपन, एक एक को पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से पढ़ना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब जो आप पढ़ रहे हो इस समय में, खाली समय में, लॉकडाउन के समय में, इस वजह से आप दूसरे स्टूडेंट्स से आगे निकल रहे हैं, काफी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी सेशन, आपकी स्कूलें शुरू होंगी तब तक आप एक बार अपने सिलेबस को पढ़ चुके होंगे, जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। बड़े ध्यान से पढ़ना है। शुरू करते हैं इनमें से एक टॉपिक, एक इजी टॉपिक जो किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ध्यान से इस वीडियो को देखेगा तो उसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं, वो है वॉइस। हिंदी में कहा जाता है वाची। हिंदी आप ना भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंग्लिश को हिंदी बनाकर पढ़ोगे कभी समझ नहीं आने वाली है। हमें हिंदी का यूज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हम बात करें तो बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए हिंदी का यूज करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ो या हिंदी बनाकर पढ़ो। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देते हैं उस समय आप इंग्लिश को कैच करना शुरू कर देते हैं। हिंदी में सोचना नहीं है, इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश को कैच करना है। कोई सेंटेंस आपको दिमाग में बनाना है तो पहले हिंदी में बनाकर इंग्लिश में बनाना है, नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश में ही डायरेक्ट अगर आप बना पा रहे हो तो इसका मतलब है आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है। तो नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है वाच्य कहते हैं 2 टाइप का है।
वॉइस दो टाइप का है, सभी जानते होंगे। एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस। अब क्या एक्टिव वॉइस है और क्या पैसिव वॉइस है, इन दोनों का अर्थ यहीं पर है, इनके नाम में ही छुपा हुआ है। एक्टिव का मतलब होता है, आप हिंदी में हम कहते हैं सक्रिय, और पैसिव को कहते हैं निष्क्रिय। मतलब कोई सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो वहां पर कौन सक्रिय होगा, और अगर पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो कौन निष्क्रिय होगा। बस यही समझने और सोचने वाली बात है। तो देखिए, जिस सेंटेंस में उस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव होने का मतलब है उस सेंटेंस की वर्ब जिस कार्य को दर्शा रही है, उस कार्य को वास्तव में अगर सब्जेक्ट कर रहा है, उस कार्य को अगर वो है सब्जेक्ट कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट एक्टिव है, सक्रिय है, इसीलिए उस काम को कर रहा है। और अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, पैसिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो उस काम को कौन कर रहा है, काम तो हो ही रहा है, उस काम को करने वाला कोई और है, उसका एजेंट, उसका डूअर कोई और है। सब्जेक्ट तो केवल अपनी जगह पर है लेकिन उस काम को नहीं कर रहा है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों लिखा जाता है, एक्टिव में क्यों लिखा जाए, पैसिव में क्यों लिखा जाए, एक ही हो ताकि अपने को इतना पढ़ना ही ना पड़े, एक ही हो। लेकिन ये इसलिए लिखा जाता है जब करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो, अपने को ये ना देखना हो कि काम को किसने किया है, अपने को ये देखना हो कि काम क्या हुआ है। उस काम पर जब ज्यादा फोकस किया जाता है, उस स्थिति में सेंटेंस को पैसिव में लिखा जाता है। यही कारण है कि किसी सेंटेंस को पैसिव में लिखने का। अब बात करते हैं उसके एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करवाने का और क्या क्या रूल्स होंगे। अमूमन नॉर्मली बात करें तो आपकी एग्जाम में वो आपको एक्टिव का सेंटेंस देता है और आपको कहता है कि पैसिव में चेंज कीजिए। लेकिन जब लेवल ऊपर जाता है कॉलेज में या उसके बाद कंपटीशन की एग्जाम्स की बात करें तो वो दोनों तरफ से दे देता है। मतलब पैसिव का सेंटेंस भी दे देगा और कहेगा कि उसको एक्टिव में चेंज करो, या एक्टिव के सेंटेंस को दे देगा और कहेगा कि पैसिव में चेंज करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक इसके रूल्स हैं। अगर वो आपको रूल्स याद हैं तो आप पैसिव को एक्टिव में चेंज कर दोगे और एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है कि कैसा सेंटेंस होगा जिसको आप पैसिव में चेंज कर सकते। एक नॉर्मल सेंटेंस में लिखूं, राकेश इज ए बॉय, एक बेसिक सा नॉर्मल सा इजी सा एक सेंटेंस है, और मैं कह दूं आपको कि इसका पैसिव बनाइए, और मुझे यकीन है कि लगभग ज्यादातर बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल को लेकर जुट जाएंगे कि मैं इसका पैसिव बना दूं, और कहीं तो बना कर दिखा भी देंगे सर ये बनेगा ये बनेगा ये। लेकिन ये इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, और उसका रीजन क्या है कि इस सेंटेंस का पैसिव क्यों नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए उस अपने को एक्टिव सेंटेंस की एक बेसिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, एक बेसिक पैटर्न चाहिए। मतलब एक्टिव का जो सेंटेंस है वो SVO में होना चाहिए। SVO का मतलब अपने पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। जब ये तीनों अपने पास होंगे तो हम उस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बदल पाएंगे। तो इस सेंटेंस को क्यों नहीं बदल सकते? कहेंगे बच्चे, कहेंगे सर ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है,
ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको ये पहचान होनी चाहिए कि वर्ब के बाद जो शब्द, जो वर्ड आ रहा है वो क्या है। नॉर्मली बच्चे वर्ब के बाद वाले, स्टूडेंट्स वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट को लगभग यही सोचते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद आने वाला वर्ड जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। तो क्या क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले वो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हो सकता है एडवर्ब, और अगर एडवर्ब भी नहीं है तो फिर होगा ऑब्जेक्ट। ये चर्चा का, डिस्कस का अलग टॉपिक है कि आप इस वर्ब के बाद आने वाले वर्ड को कैसे पहचान सकते हो कि वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है। ये एक अलग से टॉपिक है जिसके ऊपर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपको वो एग्जाम में कोई सेंटेंस चेंज करवाने के लिए देगा तो वो आपको ऐसा ही सेंटेंस देगा जो SVO में हो, जिसका सब्जेक्ट भी हो, जिसकी वर्ब भी हो और जिसका ऑब्जेक्ट भी हो। अब बात करते हैं एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए क्या बेसिक रूल्स हैं। तो एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए पहला जो बेसिक रूल है वो ये है कि पैसिव के ऑब्जेक्ट को एक्टिव का सब्जेक्ट बनाना। आपके पास जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा एक्टिव का, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, अपन ने बात की बेसिक स्ट्रक्चर SVO की, तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव जब अपन चेंज कर रहे हैं उस पैसिव में सब्जेक्ट बना देना है, पहला रूल। दूसरा रूल है वर्ब में बदलाव। जो वर्ब है उसमें बदलाव किया जाना। और तीसरा है एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता, समझने के लिए ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, बल्कि इसको एजेंट कहा जाता है या इसको डूअर भी कहा जाता है। डूअर बनाना मतलब ये वो है जो काम को करेगा, काम को करने वाला। 3 बेसिक रूल्स हैं एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना। जो आपको एक्टिव का जो सेंटेंस दिया जाएगा उसके ऑब्जेक्ट को जिस पैसिव सेंटेंस में अपन चेंज कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा वर्ब में बदलाव करना है। और तीसरा एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक एक रूल को अपन देखेंगे बारी बारी की कैसे आप करोगे। सबसे पहले बात को एक सेंटेंस लिखता हूं, एग्जांपल देखते हैं कैसे आप लिखोगे। सी wrote a letter। उसने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले मार्क करते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट। तो अपने को जो बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है SVO की, वो SVO हमें मिल चुका है। अब पहला रूल, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना। ये सेंटेंस है एक्टिव का और उसका ऑब्जेक्ट है ए लेटर। अब पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को इधर से लेकर इधर लाएंगे, तो ए लेटर बन गया सब्जेक्ट पैसिव का। पहला रूल, पहला चेंज ये होना है। इसमें तब तो ठीक है कि यहां पर कोई नाउन हो, ए लेटर नाउन, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन होगा तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा जाए, आई प्रेज्ड हर,
मैंने उसकी प्रशंसा की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। एस वी ओ तो अपने को मिल रहा है। पहला रूल अप्लाई करते हैं कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना। एक्टिव का ऑब्जेक्ट हर है। अब इस हर को इधर सब्जेक्ट बनाने के लिए पैसिव में जब लाएंगे तो ये हर जो है ये अब हर नहीं रहेगा, बल्कि ये सी बन जाएगा। अब ये सी क्यों बना, क्या रूल है जिसके कारण ये चेंज हो गया? यहाँ पर तो हर था, यहाँ पर सी हो गया। ये है प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। क्योंकि ये प्रोनाउन जो यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट के रूप में था, और यहाँ पर आएगा तो ये सब्जेक्ट के रूप में होगा। इसलिए यहाँ पर ये अपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की फॉर्म में। इसके लिए अपने को चाहिए कि टेबल। तो पहला रूल लिखने के बाद इसके नीचे एक प्रोनाउन की छोटी सी और इजी सी टेबल है जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो टेबल देखते हैं क्या है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोनाउन, यहां पर फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। ये होगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, और इसके नीचे होगा ऑब्जेक्टिव केस। बस छोटी सी टेबल बनेगी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होगा? आई होगा और वी होगा। मतलब अगर आई और वी, आई सिंगुलर वी प्लूरल, अगर ये कहीं पर यूज किए जाएंगे ये प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट होंगे। इनको ऑब्जेक्ट में अगर हम बदलेंगे तो आई का बनेगा मी और वी का बनेगा अस। अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर मी लिखा हुआ है उसको आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा आई, या फिर आई सब्जेक्ट है और आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो बनेगा मी। इसी तरीके से अगर वी सब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो होगा अस, या फिर अस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है तो वो बनेगा वी। सेकंड पर्सन एक ही है, सिंगुलर और प्लूरल वो है यू, और ये सब्जेक्ट भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट सिंगुलर और दे प्लूरल। ही को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लिखा जाएगा हिम, सी को हर, इट का इट और दे का दे। बस इतना सा याद रखना है। थोड़ी सी छोटी सी टेबल है। आपका पैसिव का सारा काम पहले रूल का प्रोनाउन से संबंधित, प्रोनाउन से रिलेटेड जितना भी है वो इस टेबल से हो जाएगा। अगर आई कहीं पर सब्जेक्ट है एक्टिव में और पैसिव में आपको उसको बदलना है तो उसको आप लिखोगे मी। अगर वी सब्जेक्ट है और पैसिव में चेंज करोगे तो लिखोगे अस। यू है तो यू का यू, ही है तो उसको हिम, सी है तो उसका हर, इट है तो इट, और दे है तो उसका दे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अपनी नोटबुक में जरूर राइट डाउन करना है, लिखना है। तो पहला रूल अप्लाई करने के बाद आई होप आपको पहला रूल समझ में आया होगा कि आप पहला रूल कैसे अप्लाई करोगे। जैसे एक सेंटेंस लिखूंगा, दे प्लेड क्रिकेट। इजी है। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, चूंकि नाउन है तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। दूसरा रूल जो है वो वर्ब में बदलाव करने का, जो अपन पढ़ेंगे। और तीसरा रूल है वो इसको इधर लिखना है, वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरा रूल वर्ब में बदलाव करना।
वॉइस को चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में दूसरा रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये रूल नहीं आ रहा है तो आप एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में नहीं बदल पाओगे। वर्ब में बदलाव करने के लिए चेंज द वर्ब, वही एक छोटी टेबल है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये टेबल मैं यहां पर बनाऊंगा और आपको ये याद करनी है। यहां पर होगा अपने टेंस का नाम, उस टेंस की एक्टिव में क्या वर्ब होगी और उसको पैसिव में जब आप चेंज करोगे तब उसकी क्या वर्ब बनेगी, ये इस टेबल के अनुसार होगा। पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट, एक्टिव में वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या टू या दस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज करना पड़ता है। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अगर ये वर्ब है तो आप उसको पैसिव में जब चेंज करोगे तो वो कैसे चेंज होगा, वो होगा इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में चेंज करोगे तो सिंगुलर के लिए इज, आई के साथ एम, प्लूरल के लिए आर और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी एक्टिव में वर्ब होती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक्टिव में इज, एम, आर, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पैसिव में चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव में होगी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में जब चेंज करोगे तो या तो हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव में होगी हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, और इसका पैसिव होगा नो पैसिव फॉर्म। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर इसकी पैसिव फॉर्म क्यों नहीं है, बाकी की है तो इसकी भी होनी चाहिए थी, इसकी क्यों नहीं? इसकी इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी एक्टिव की फॉर्म में ही पहले से बी की फॉर्म बीन लगी हुई है, ये बी की फॉर्म है, और जब बी की फॉर्म पहले से ही है तो पैसिव में एक और बी की फॉर्म अपन जोड़ नहीं सकते। पहले में आप चेंज अगर देखोगे इसमें बीइंग आई है, इसमें बीन आई है, अब और अपन इसमें ऐड कर नहीं सकते, इज एम आर भी बी की फॉर्म ही है, तो और जब ऐड नहीं कर सकते तो इसलिए इसकी कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। तो ये प्रेजेंट के चारों की एक्टिव और पैसिव फॉर्म है, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पास्ट की लिखेंगे। अब बात करते हैं पास्ट टेंस। सबसे पहले
सिंपल पास्ट। एक्टिव में होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में चेंज करोगे तो वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव में वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव में होगा हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्टिव में होगी हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पैसिव में नो पैसिव फॉर्म। ये पास्ट के चारों टेंस की एक्टिव और पैसिव दोनों वर्ब हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वर्ब आ रही है तो इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको ये वर्ब का यूज करना है। ये सब आपको याद होना चाहिए ताकि सेंटेंस को देखते ही आपको ये अनुमान हो जाए कि आप क्या वर्ब यूज करने वाले हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर के टेंस की। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, इसके लिए सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में चेंज करेंगे सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव में सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जैसा आप देख रहे हैं एक्टिव में ही जब बी की फॉर्म आ जाती है तो फिर नो पैसिव। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव होगी सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव सेल या विल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट एक्टिव है सेल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पैसिव में नो पैसिव फॉर्म। ये फ्यूचर की है। अपन ने प्रेजेंट की देखी, पास्ट की देखी और फ्यूचर की देखी। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर चार टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चार टेंसों की कोई पैसिव फॉर्म नहीं है। 8 टेंसों की आपको याद रखनी है, एक्टिव और पैसिव दोनों की आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वर्ब में चेंज करना, वर्ब में बदलाव करना, ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। इसको आप लिख लें अपनी नोटबुक में। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड और लास्ट रूल की। उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव हो, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, उस एक्टिव के सेंटेंस का आप पैसिव बना सकते हो। थर्ड रूल था वो है एक्टिव के सब्जेक्ट को
पैसिव का ऑब्जेक्ट या उससे कहीं एजेंट या डूअर बना। ये रूल जब आप अप्लाई करोगे तो एक्टिव के सब्जेक्ट को जब आप पैसिव का ऑब्जेक्ट या एजेंट बनाओगे तो उससे पहले याद रखना है बाय प्रीपोजिशन आपको ऐड करनी है। जब आप इस एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का एक्टिव के सब्जेक्ट को जब पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आपको बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है। ये 3 सिंपल से रूल थे। अब मैं 2-4 एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं और देखते हैं वो कैसे चेंज होंगे। पहला सेंटेंस, आई थ्रू ए स्टोन, मैंने एक पत्थर फेंका। देखा जाए सब्जेक्ट है, वर्ब भी है अपने पास, ऑब्जेक्ट, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए थी SVO की वो अपने को मिल चुकी है। पहला रूल अप्लाई करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ए स्टोन, जबकि पता आपको नाउन है तो कोई चेंज नहीं, ए स्टोन ऐसा का ऐसा। अब यहां पर आपको देखना है कि कौन सा टेंस है। अब ये यहां पर थ्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस एक्टिव में है, इसका मतलब वर्ब भी एक्टिव में है। वर्ब एक्टिव में है तो कौन से टेंस की एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उस टेबल में जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि सिंपल पास्ट में एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और उसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अपने पास होगी वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ए स्टोन है, ए स्टोन के साथ वॉज लगाए या वर्ब, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज लगेगा, प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब लगेगा। ए स्टोन है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज। अब वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है तो थ्रो, थ्रू और थ्रोन। तो ए स्टोन वॉज थ्रोन। अब एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का एजेंट बनाना तो बाय प्रीपोजिशन का यूज, और आई है तो आई को चेंज करेंगे तो प्रोनाउन की उस टेबल के अनुसार आई चेंज होगा मी। तो स्टोन वॉज थ्रोन बाय मी। तीनों रूल को अगर अपन फॉलो करें तो इजीली एक एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में बदला जा सकता है। इसके अलावा और एग्जांपल अपन देखें, The Prime Minister delivered a speech. प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहला रूल, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट बनेगा ए स्पीच। तो बात करते हैं वर्ब में बदलाव की, तो वही वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर्ब, सिंगुलर है तो वॉज डिलीवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये हो गया पैसिव में। तीनों रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको इजीली चेंज कर सकते हो। बात करें 10th की एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 10th की हो, जो 500 में से जो भी कोई क्वेश्चन हो, आपको वो शुरुआत करके देता है, उसके आंसर को स्टार्ट करके देता है, उसका एक वर्ड आपको लिख के देता है, जिससे आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होगा। तो आई होप आज का ये लेसन, आज का ये जो स्टडी मटेरियल था, ये आपको जरूर समझ आया होगा। कल इसकी और एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
और इसके बाद अपन नेगेटिव भी पढ़ेंगे कि नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, और इंटेरोगेटिव को इंपेरेटिव में थोड़ा सा और भी इसमें है जो हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है वहाँ से इसकी एक्सरसाइज जरूर करें, इन रूल्स को याद करें, टेबल को याद करें, और घर पे रहें, स्वस्थ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।